हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है जो इतना अभी तक न्यूज़ शूट करते वक्त मुझे पता लगा है। इंडिया और यूएस की ट्रेड डील साइन नहीं हुई है और ये बहुत ही कंसर्निंग हो सकता है इंडिया के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बोल दिया था कि 25% इंडिया के लगभग सभी प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लग सकता है। अब वो कह रहे हैं कि भाई पेनल्टी भी लगाई जा सकती है अगर रशिया से इंडिया ऑयल लेता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोल दिया है कि भाई इंडिया और रशिया की इकोनॉमी डेड है, मतलब आपस में दो डेड इकोनॉमीज अगर ट्रेड कर रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता वगैरह वगैरह। हम तो इनसे कुछ भी ट्रेड नहीं करते। तो कहीं ना कहीं वो बहुत गुस्से के अंदर दिखाई दे रहे हैं, उनकी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है। बाकी वो लैंग्वेज कभी कंट्रोल करते ही नहीं है। अब देखते हैं इंडिया इसके ऊपर क्या करता है, क्योंकि ये बहुत ही कंसर्निंग चीज है। इसका पूरा इम्पैक्ट जितना भी टैरिफ है, इन सब का सारा इम्पैक्ट इंडियन पूरा जो हम ड्रीम की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया, एक्सपोर्ट आउटसाइड, वो सब फंसता हुआ दिखाई दे सकता है। यूएस ने 6 इंडियन कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगाया है क्योंकि वो ईरान से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं। तो अगर आप देखोगे कॉन्स्टेंटली सब कुछ इंडिया के साथ में किया उन्होंने, सीधा अनाउंस किया, मतलब सीधा क्लियर कट पिक्चर है कि वो इंडिया से गुस्सा है। वो चाह रहे हैं कि अब इंडिया वाले प्रेशर में आए, दबाव में आए और इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए। यहाँ पर दो चीजों को अभी इस सैंक्शन से बाहर रखा गया है। एक है भाई मोबाइल फोन्स, मतलब अभी जो आईफोन एक्सपोर्ट हो रहे हैं यूएस के अंदर, उस पर कोई कंसर्न नहीं है। आईफोन मजे से होते रहेंगे क्योंकि भाई टिम कुक गए थे, डोनाल्ड ट्रंप से मिलके आए थे, उन्होंने कोई बातचीत करी है, शायद उसी के अंदर आईफोन को रिबेट मिल गई है। आईफोन की नहीं मिली है, मतलब पूरे इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट को मिली है, बट उसको लीड तो आईफोन ही कर रहा है अगर इंडिया के अंदर देखा जाए। इसके अलावा फार्मा वाले सेक्टर को भी टेम्परेरी रिलीफ मिली है, मतलब जो दवाइयाँ एक्सपोर्ट हो रही है उनको भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सबको कंसर्न आने वाला है। बाकी इंडियन गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने क्लियर बोल दिया भाई हम नहीं झुक सकते। हमने पहले भी बात करी थी कि यूएस वाले चाह रहे हैं कि वो अपना अपर हैंड रखे जितनी भी ट्रेड डील्स हो। यूरोप वालों को उन्होंने घुमा दिया है। यूरोप के साथ में जो डील साइन करी गई है उसमें कहीं ना कहीं यूरोप नुकसान के अंदर है और यूएस वाले फायदे के अंदर है। इंडिया के साथ भी ऐसी कोशिश करी जा रही थी। इंडिया को कहा जा रहा था कि भाई जो तुम्हारा एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, उसके ऊपर भाई ये ट्रेड व्रेड वाली रिस्ट्रिक्शन हटाओ। हम एग्रीकल्चर यूएस से इंडिया में लाना चाहते हैं, मतलब इंडिया में इंपोर्ट करे जाएंगे बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जिससे इंडिया किसान की हालत बुरी हो सकती थी। पर इंडिया वाले झुके नहीं है, जो कि एक अच्छी चीज है। पहले मुझे लग रहा था कि भाई कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कुछ रास्ता निकल जाएगा, पर रास्ता निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्लियर कर दिया कि भाई हम नहीं झुक रहे हैं। तो मतलब ये क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही है कि अभी ये सैंक्शन तो लगने ही वाला है। मार्केट आज बिहेव कैसे करेगी ये देखने वाली बात है। कल मार्केट थोड़ी सी एंड होते होते रेड हो गई। स्टार्टिंग वो रेड से ही हुई थी, फिर रिकवरी दिखाई दी, फिर रेड हुई। बाकी लेट्स सी आज की मार्केट कैसे रहती है, क्योंकि इस पूरे पूरे से ना सबसे बड़ा जो पंगा पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है ज्वेलरी वाले सेक्टर के अंदर। कहा जा रहा है 1 लाख नौकरियां रिस्क के अंदर है। ये जो 25% टैरिफ लगाया गया है, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 10% यूएस टैरिफ की बात करी थी ज्वेलरी सेक्टर के ऊपर, जिससे कहा गया है कि 50,000 नौकरियां जा चुकी है। 1 लाख नौकरियां बहुत बड़ा नंबर होता है। इंडिया, सूरत स्पेसिफिकली, वहां बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होगी। कोई है सूरत से ज्वेलरी वाले से तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई क्या एक्चुअल कंडीशन चल रही है पूरी की पूरी। बाकी देखा जाए तो गोल्ड ज्वेलरी के अंदर इंडिया के पास ऑल्टरनेटिव मार्केट भी है। मिडल ईस्ट जाता है, यूरोप जाता है, क्या पता वहां पे वॉल्यूम बढ़ती हुई दिखाई दे। इंडिया यूएस को $9.9 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है ज्वेलरी के अंदर, अगर देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। तो ये सारा एक्सपोर्ट रिस्क में आता हुआ दिखाई देगा। पता नहीं भाई, इंडिया की इकोनॉमी को डेड बोल दिया भाई इन्होंने। अभी हमने कल ही बात करी थी, आईएमएफ कह रहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारी, और ये डेड की बात कर रहे हैं। बाकी भाई वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को तो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ, चाहे बारिश हो चाहे तूफान, न्यूज आती रहती है। बाकी परसों की बात करके चले तो यूएस ने पाकिस्तान के साथ में डील साइन कर ली है ऑयल के लिए। उन्होंने कहा है पाकिस्तान का ऑयल रिजर्व बनाया जाएगा जो कि एक मैसिव रहेगा, अमेरिकन ऑयल कंपनीज वहां पर जाएगी और ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप होने वाली है। उन्होंने बोला क्या पता फ्यूचर के अंदर इंडिया पाकिस्तान से भी ऑयल खरीदे। मतलब मुझे लगता है कि एक बंदे की जब नस खिंच जाती है ना और वो कुछ भी बोलता रहता है तो कुछ भी होता रहता है। अब देखो सिंपल सी बात, क्या इंडिया इस पूरे पूरे मुद्दे के ऊपर एक रिटेलिएशन वाला मुख लेगी या नहीं लेगी, एक सवाल है। जैसे चाइना की बात करके चले, चाइना पे सैंक्शंस लगाए, चाइना मैं तेरे पे लगाऊंगा, भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, लगाओ तुम मुझ पे, तुम पे लगाऊंगा। आज एआई की रेस इतनी खतरनाक हो रही है, यूएस ने पूरी कोशिश करी एआई के अंदर जो चाइना ग्रो कर रहा है उसको रोकने की, बट चाइना झुका नहीं। चाइना भाई ठीक है कर दे, मैं भी कर दूंगा, क्या कर लेंगे। तो क्या इंडिया के पास अभी इतनी पावर है कि वो यूएस से पंगे ले सकती है?
क्या हम रिटेलिएशन कर सकते हैं कि हम भी कहें कि भाई यूएस से जो जो इम्पोर्ट होता है उसके ऊपर हम भी अपना टैरिफ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको भी लगता है कि यूएस अच्छे नहीं करते। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प का तो यही कहना है ना कि इंडिया सबसे महंगी कंट्री है, इंडिया सबसे ज्यादा ट्रेड टैरिफ लगाती है, ये करती है वो करती है। भाई आपकी डेवलप्ड इकोनॉमी है, हमारी इमर्जिंग इकोनॉमी है, दोनों में फर्क होता है ना। दोनों बहुत सारी चीजों में फर्क होता है। बाकी यूएस की इकोनॉमी 3% से बढ़ती हुई दिखाई दी है Q2 और 2025 के अंदर। आप चार्ट के अंदर देखो, पहला क्वार्टर नेगेटिव था, अब पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और मैं कहूंगा बहुत बड़ा रीजन है टैरिफ। टैरिफ की वजह से नंबर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटीज उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है। और ये जो नशा चल रहा है ना, ये नशा बैकफायर कर सकता है। मेरे हिसाब से इंडिया इतना बड़ा गेम नहीं खेल सकती, चाइना जैसी कंट्रीज या फिर जो एक्चुअली कंट्रोल कर सकती है वो कर सकती है। यूएस वाले क्या कह रहे हैं कि इंडिया वाले ब्रिक्स में है, ठीक है, इस चक्कर में भी थोड़ी खिंची पड़ी है। इंडिया वाले धीरे धीरे करके ना स्ट्रैटेजिकली जो काम कर रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा, बट काम हो रहा है। हमने अपनी नेबरिंग कंट्रीज को धीरे धीरे करके करेंसी देनी शुरू कर दी इंडियन रुपीज में। जो देश कुछ टाइम पहले हमको फालतू बोल रहे हैं, मालदीव की बात करके चलो, आज हमारे पीएम वहां जा रहे हैं और स्वागत हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हम वहां पे लोन की बात करके आ रहे हैं कि भाई हम तुमको क्रेडिट लिमिट दे रहे हैं और रुपीज के अंदर दे रहे हैं। मतलब तुमको हमसे ट्रेड करना पड़ेगा, उसके लिए हम तुमको रुपीज का क्रेडिट दे रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं नेबरिंग कंट्रीज में इंडियन रुपीज चलने लग जाए और इंडियन रुपीज की वर्थ बढ़नी शुरू हो जाए। अभी ये ना जो नस खिंचा हुआ आदमी है ना, उसको ये वाली चीजें दिखाई नहीं देगी, अभी वो अपने में नशे में चल रहा है। लेट्स सी क्या होता है, मतलब बोलना कुछ नहीं चाहिए, बट दिस इज कंसर्निंग फॉर इंडिया, खासकर बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर एक्सपोर्टर्स के लिए। अगर हम फेड की बात करके चले तो उन्होंने भी रेट को अपनी चेंज नहीं किया है, 4.5% के ऊपर ही रखा है, 4.25 से 4.5 के बीच में। उनको पता है भाई नस खिंचाओ आदमी है, ये कुछ भी कर सकता है, तो इट्स बेटर अभी होल्ड ही रहो, फिर देखेंगे उनको कैसे रिएक्ट करना है। क्योंकि अभी तो देखो, अभी वहां की ग्रोथ रेट ठीक दिखाई दी है, इसलिए सब कुछ सही लग रहा है। अभी सैंक्शंस लगने दो, फिर देखो क्या होता है। अब यहाँ पे क्या समझो, यूएस और यूरोप का ट्रेड तो साइन हो गया है, जहां पर यूरोप नीचे दिखाई दे रहा है। अब क्या जरूरी है यूरोप के बिजनेस अब यूएस वालों को ही सप्लाई करेंगे? उनके पास ऑल्टरनेट मार्केट नहीं होगी, है ना। अब ठीक है, आपने ट्रेड डील धोखे साइन कर ली, दबा के साइन कर ली, जो भी करना था आपने कर लिया। क्या अब यूरोपियन यूनियन जरूरी है माल यूरोप यूएस को ही देगी? ये थोड़ा ना रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि आपको इतना माल तो साल का हमको देना ही पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव मार्केट भी तो हो सकती है। कहीं ना कहीं यूएस को ये सारी चीजें बैकफायर ना कर जाए लॉन्ग टर्म में, देखते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने तो यही कहा था कि मीठी गोली है, जैसे हमारे देश में नोटबंदी हुई थी ना, फिर भी कहा गया था अभी थोड़ा टाइम झेल लो, बाद में सब सही हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं हुआ। वैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प भी कह रहे हैं भाई अभी थोड़ा टाइम आपको मुश्किल आएगी, पर बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। अगर किसी को यूएस में ज्वेलरी चाहिए इंडिया वाली, अब उस पर टैरिफ लग गया, उसको चाहिए, अब उसको महंगी मिलेगी, उसके पास पैसा कम हो जाएगा ना। मान के चलो एक बंदा 1 लाख रुपए महीना कमाता है, जिसमें से 20,000 रुपए की उसकी कमाई बचती है, बाकी सारे खर्चे उसके हो जाते हैं। अब उसको अपनी शादी के लिए खर्चे करने हैं, उसके लिए उसको पैसा चाहिए 10 लाख रुपए, उसने लोन लिया 10 लाख रुपए का, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। अब 10 लाख का अगर उसने लोन लिया और जो उसने सामान लिया वो सब महंगा आया, उसकी वजह से उसके जो 20,000 की इनकम थी वो ऑलरेडी और कम हो गई। अगर वो 5,000 भी बचा पा रहा है, अगर अब वो 5,000 भी बचा पा रहा है, तो उसकी जो खर्चा करने की क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। इसकी वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमी नीचे जाएगी। तो टैरिफ का एक बड़ा इंपैक्ट इकोनॉमी पे भी पड़ सकता है। मैं कोई जियो पॉलिटिक्स वाला बंदा नहीं हूं, पर मैं बेसिक बिजनेस सेंस बात कर रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। और मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ ये बात, जब डोनाल्ड ट्रम्प आए थे ना, मैंने तब भी बोला था ये नस खिंचा हुआ आदमी है, इतना भरोसा नहीं करना। ऑल्दो मुझे एक ही चीज की उम्मीद थी, वो थोड़ा बिजनेस सेंट्रिक बंदे हैं, बिजनेस के बारे में, कैपिटलिस्ट चीजों के बारे में बात करेंगे, कैपिटलिस्ट ही अगर देखा जाए तो माइंडसेट। बट ये कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी को तबाह कर देगा। मुझे लगा था फंडिंग कल्चर, स्टार्टअप कल्चर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, पर राह तो कुछ और जा रही है। मेटा की बात करके चले तो उन्होंने Q2 के अंदर $47.5 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, और देखो भाई शेयर भी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं कॉन्स्टेंटली। उनके जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे बेटर रिजल्ट दिखाई दिए इनके। मार्क ज़करबर्ग ने बोला है कि एआई जो आ रहा है, एआई की वजह से हमको बहुत फायदे मिल रहे हैं, एड्स बेटर कन्वर्ट कर रही है, सोशल मीडिया पर ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ रही है, सब कुछ। ये टेक न्यूज वाले चैनल के ऊपर हमने पूरी डिटेल में बात करी है कि मेटा का क्या मास्टर प्लान है। उसको देखना आपको समझ में आएगा मेटा वाले क्या कर रहे हैं, कि कैसे ये पूरा पूरा इंटीग्रेशन होने वाला है। $1 बिलियन की सैलरी ऑफर करी है बंदे को, $1 बिलियन की खींचने के लिए, और उसने भी मना कर दिया है।
ऐसा चल रहा है मेटा के साथ में, आप समझो क्या क्या हो रहा है। वो टेक न्यूज में देखना, ये समझा रखा है सारा का सारा। बाकी मेटा वालों ने बोला 2025 के अंदर $72 बिलियन स्पेंड करने वाले हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। मेजरली उनका टारगेट है 2026 तक 1 गीगावाट वाला एक डेटा सेंटर बनाना है, क्योंकि डेटा सेंटर ही एआई की बैकबोन होने वाला है, तो उस चक्कर में शायद बात करी जा रही है। बाकी एलॉन मस्क के जो XAI वाले हैं वो शायद इससे जल्दी बना लेंगे, कोलोसस 2 की उन्होंने अनाउंसमेंट कर रखी है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चले तो उन्होंने भी $69 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया Q2 के अंदर। नेट इनकम भी 10% बढ़ती हुई दिखाई दी है, ऑपरेटिंग इनकम 17% बढ़ती हुई दिखाई दी है। एनालिस्ट की जितनी उम्मीद थी उससे बेटर रिजल्ट आया। अगेन ये AI की वेव पे राइड करता हुआ सारा का सारा काम हो रहा है। अगर हम मेटा की बात करके चले तो मेटा का एडवर्टाइजिंग बिजनेस इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चले तो इनका डेटा सेंटर इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया है। प्लस अभी वो को पायलट को अपने ब्राउजर के अंदर लेके आ रहा है, वो भी एक बहुत गेम चेंजर हो सकता है। अगेन टेक न्यूज पे समझा रखा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाली बात है वो वहीं डालता हूं मैं। बाकी गूगल की बात करके चले तो $6 बिलियन वो भी अपने डेटा सेंटर के ऊपर खर्च करने वाले हैं। इंडिया के अंदर बनाने का प्लान कर रहे हैं, जहां पे अगेन 1 गीगावाट डेटा सेंटर होने, 1 गीगावाट मतलब इतनी एनर्जी कैपेसिटी वाला डेटा सेंटर होने वाला है, जहां पे आप इतनी पावर यूज कर सकते हो। 1 गीगावाट बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे बात करी जा रही है $2 बिलियन तो सिर्फ रेन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करी जाएगी। बढ़िया चीज है। बाकी IT डिपार्टमेंट ने नूमा और जेन स्ट्रीट के ऑफिसर्स के ऊपर रेड मारी है कल। और क्यों मारी गई है? क्योंकि भाई अभी सेबी ने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, कहा था आपने गलत तरीके से मैनिपुलेशन किया है, इतना प्रॉफिट कमाया वगैरह वगैरह। अब उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं करते, आगे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देखा इतना प्रॉफिट कमाया, अगर प्रॉफिट कमाया तो हमको क्यों नहीं दिया, इनकम टैक्स दिया क्यों नहीं गया टाइम पे, तो इसलिए वो शायद रेड मारी गई है। बाकी वेदांता वालों ने भी अपने $550 मिलियन के डेट को प्रीपे करने की बात करी है। ये कहीं ना कहीं वेदांता वाले फंसे हुए, उनके ऊपर भी अभी एक रिपोर्ट आई थी जहां पर एलिगेशन है कि वेदांता भी बहुत खतरनाक इकोसिस्टम चला रहा है, गलत तरीके से बहुत सारे काम कर रहे हैं। मैंने ये रिपोर्ट डाल रखी है, मैं आपको ना पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। हमने इस पूरी रिपोर्ट का एनालिसिस डाल रखा है, क्या हुआ, क्या क्या डिस्कशन हुई है, क्या क्या है, पूरी रिपोर्ट को कॉम्प्रिहेंडेबल तरीके से डाला हुआ है। कहानी ये है, जो करंट लोन चल रहा है वो 18% के ऊपर चल रहा है, और टारगेट ये है कि भाई अभी थोड़ा रिफाइनेंसिंग कर लेंगे, रेट को थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि एक जमाना अलग था, अब का जमाना अलग है। जब पहले लोन लिया होगा उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट हाई थे, अभी इंटरेस्ट रेट कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी रिलायंस वालों ने अपना पहला आयुर्वेदिक ब्रांड निकाला है, पूरा आयुर्वेद के नाम से। यहाँ पर स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर सब कुछ निकाला गया है। टीरा के अंदर ही आएगा। टीरा जो इनका खुद का एक इकोसिस्टम है रिटेल का, जिनको उनकी बेटी लीड कर रही है, नायका का ऑल्टरनेटिव है, तो ये उसी का एक प्रोडक्ट होने वाला है। लेट्स सी कैसा जाता है। किसी ने अगर प्रोडक्ट यूज करेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका। बाकी ICICI बैंक की बात करके चले तो वो अब पेमेंट एग्रीगेटर से UPI चार्जेस लेने का प्लान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 2 बेसिस पॉइंट पे लिया जाएगा और ₹6 पे कैप किया जाएगा। अगर एस्कोर अकाउंट की बात करके चले तो वहां पर ₹10 पे कैप किया गया है, 4 बेसिस पॉइंट पे चार्ज किया जाएगा। अभी के टाइम पे बहुत सारे आप कोर्सेज वगैरह लेते हो ना, अभी UPI पेमेंट करते हो तो चार्जेस नहीं कटते, बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट भी करते हो वहां पे कटते नहीं, तो अब वो भी एड ऑन होना शुरू हो जाएगा। बाकी फिग्मा की बात करके चले तो उनका IPO 40x ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया भाई। $19.3 बिलियन के ऊपर उन्होंने अपना IPO निकाला था। एडोब वाले $20 बिलियन के ऊपर उनको खरीद रहे थे। अंधा क्रिटिसिज्म मिला था उनको कि भाई इतना महंगा खरीदा जा रहा है, ये तो सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। एडोब के इकोसिस्टम में फिग्मा बहुत ही अच्छे तरीके से इंटीग्रेट भी हो सकता था। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, पर रेगुलेटरी के चक्कर में ये चीज नहीं हो पाई। बट अब इन्होंने $19.3 बिलियन पे IPO निकाला और वो ओवर सब्सक्राइब्ड है 40x, मतलब अब ये वैल्यू हो गया ना। ये दुनिया ही दोगली है अगर देखा जाए तो। बाकी स्विगी ने 1197 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया अपने Q1 के अंदर। भाई एबिटा मार्जिन नेगेटिव ही दिखाई देता है इनका। क्या ये जोमैटो की तरह पॉजिटिव हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, एक सवाल है, क्योंकि एसेंशियली दोनों सेम बिजनेस मॉडल होने के बावजूद, रेवेन्यू ऑलमोस्ट आसपास होने के बावजूद, बिजनेस में ही बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। अगर आप देखोगे रेवेन्यू 54% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, फूड डिलीवरी का भी रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, क्विक कॉमर्स भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, बट नेट लॉसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दिया है। जैसे आप स्केल करते हो तो आपके लॉसेस कंट्रोल होने चाहिए थे ना, वो नहीं हो रहे हैं। जोमैटो स्विगी की कंपैरिजन वाइज अगर देखा जाए तो जोमैटो बहुत मामलों में अच्छा दिखाई देता है। एटर्नल्स हो गया अब तो वैसे। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट लाल ही दिखाई दी है। अब देख लो कौन रहा है ऊपर, कौन रहा है नीचे। आज होगी मार्केट का असली टेस्ट, लिटमस टेस्ट होगा आज। लेट्स सी मार्केट कैसे बिहेव करती है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।